very good evening to all of you present here. I am your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. So आज के सेशन में हम लोग कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है दैट इज एनसीईआरटी अनलॉक, तो उसमें हम लोग एक दिन में पूरा एक चैप्टर आपका खत्म कर देते हैं। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो आज ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो अभी आपको कुछ भी साथ में लेना है, पेन, पेंसिल, पानी का बॉटल, जो भी लेना है वो अपने साथ ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको पता होना चाहिए, वो हम लोग डिकोड करेंगे। तो चलिए इसी बात पे हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव रेड अर्लियर, पहले आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपने 6th-7th में भी आप साइंस में पढ़ते आ रहे हो। तो उसने क्या बोला एनसीईआरटी ने, उसको पता है कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो एज यू हैव read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. तो ये वाली जो लाइन है, ये आपकी जो पहली लाइन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज ये जो लाइन के बारे में बताया जा रहा है, ये किसका डेफिनेशन है? ये रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है। क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स होती है, एक होती है हमारी ब्रीदिंग, दूसरी होती है रेस्पिरेशन। दोनों को हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ सेम होती है, बट दोनों सेम नहीं होती। अगर आप टेक्निकल टर्म्स पे जाओगे या टेक्निकल डेफिनेशन पे जाओगे तो दोनों सेम नहीं होती है। ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। एयर अंदर लिया, इंस्पिरेशन, एयर बाहर छोड़ा, दैट इज एक्सपिरेशन। ठीक है, बट रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जो भी आप खाते हो, ठीक है, डाइजेशन होता है, आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उसको क्या करना है? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। एंड ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेगा? जब आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करोगे, वहां से आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा तब इनडायरेक्टली आप इन छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से आपके? ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करोगे। तो ये कौन सा हो गया? यस, कौन सा हो गया? कैटाबॉलिक रिएक्शन। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं हमारे, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका कैटाबॉलिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। जिसमें एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक। ए से एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction. कैटाबॉलिक रिएक्शन इसको क्यों बोला जा रहा है? मैंने आपको बताया कि कैटाबॉलिक रिएक्शन इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? इन सारे मॉलिक्यूल्स का। तो ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कैटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे इन रिएक्शन की वजह से, कैटाबॉलिक रिएक्शन से आपके लिए क्या रिलीज हो रहा है? हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है विच इज वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल आपके सेल्स में। तो आपका ये जो भी प्रोसेस है कहाँ पे हो रहा है? टिश्यू में हो रहा है, सेल्स में हो रहा है। ठीक है, वहां पे क्या होगा? अब ऑक्सीजन आया, इसका ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? CO2 रिलीज होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अब आपकी बॉडी को उस CO2 को आपको सेल से क्या करना है? हटाना है, रिमूव करना है। तो ये भी आपके किसमें आता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज आउट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो भी रिएक्शंस होती है आपके सेल के अंदर, तो उसमें आपके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कंटिन्यूअसली जो है ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए
ताकि उससे क्या होगा, CO2 भी रिलीज होगा एंड CO2 को रिलीज करके आप बॉडी से बाहर निकाल दोगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ exchange of oxygen from the atmospheric with the CO2 produced by the cells is called the breathing। ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग किससे एक्सचेंज करे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है आपका, दोबारा से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग बोल देते हैं एंड कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन। हम दोनों इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है बट दे आर नॉट सेम। अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन में जाओगे तो दे आर नॉट सेम। ब्रीदिंग को हम बोल सकते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब हम इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सपिरेशन मतलब हम बाहर एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन में आप क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो और बाहर क्या दे रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? The respiratory organ and the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter। ठीक है, अब हमने इन दोनों टर्म्स के मतलब के बारे में इसके टर्म्स की टर्म्स के बारे में जान लिया कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हमें देखना है कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है वो हमें जानना है और क्या मैकेनिज्म है, कैसे ब्रीदिंग होती है वो जानना है। सबसे पहली बात, पहली चीज ये आपको जानना है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, और दूसरी चीज आपको जानना है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को जानोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें। चलो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से आपको पैराग्राफ जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। ठीक है, यहाँ पे मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगी। यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। चलो, पहली लाइन देखते हैं क्या बोलता है। पहली लाइन आपकी है, मैकेनिज्म vary among different group of animals depending mainly on the habitats and level of organization। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो सेम होगा अदर ऑर्गेनिजम्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिपेंड करता है, वेरी करता है, और किस बेसिस पे, कहाँ पे उसका, वो कहाँ रहता है, हैबिटेट क्या है उसका, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो इसके बेसिस पे वेरी करता है हर ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, ठीक है, हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, स्पॉन्जेस, coelenterate, flatworms, etc. exchange oxygen with CO2 with simple diffusion। ठीक है, हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल में आ गए स्पॉन्जेस, देन coelenterate, देन फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, कैसे करते हैं एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से ये लोग एक्सचेंज कर लेते हैं ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म्स यूज देयर moist cuticle and insect have a network of tubes which is called tracheal tubes। ठीक है, क्या बोला जाता है, which is called tracheal tubes to transport atmospheric air within the body। ठीक है, फिर आते हैं हमारे स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहाँ पे आपको मिलेंगे, किस में मिलेंगे, आपको फिशेज में। तो जितने भी फिशेज हैं उसमें आपको गिल्स मिलेगा। are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs। यहाँ पे आती है बात lungs की। lungs, pulmonary respiration are used by terrestrial forms for the exchange of gases among vertebrates। अब हम vertebrates की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, vertebrates। चलिए, फिशेस यूज गिल्स, जैसे मैंने आपको बताया जो गिल्स है वो कौन यूज करता है, फिशेस। फिर वेयर इज एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स
and mammals respire through lungs. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड मैमल्स. ठीक है, चलिए. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. जो आपके फ्रॉग्स है वो आपके स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. सो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रॉग. ठीक है, चलिए, चलो आगे चलते हैं. अब हम ऑल्सो अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. तो इससे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ यहाँ पे कि आपको क्या क्या चीजें अच्छी से याद रखनी है. यहाँ पे सबसे पहले जो आपको याद रखनी है, आपको इन्वर्टिब्रेट्स का याद रखना है कि कैसे उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो उसमें आपको अब क्या बोलोगे? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. फिर यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं. अर्थवॉर्म क्या यूज करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल. एंड जो इंसेक्ट है उसमें क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब होता है. ट्रैकियल ट्यूब आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है. फिर हम आते हैं गिल्स पे. गिल्स कौन यूज करता है? आपके एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क. फिर उसके बाद हम आते हैं लंग्स पे, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं. अगर आप रेस्पायर कर रहे हो थ्रू लंग्स, and are used by terrestrial form for the exchange of gases among vertebrates. जैसे कि फिशेस क्या यूज करती है? गिल्स. फिर एम्फीबियंस, लंग्स वाली बात कर रहे हैं तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड मैमल्स आ गए, आपके बर्ड्स आ गए. ये किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू. एंड यहाँ पे फ्रॉग की बात की गई है, तो फ्रॉग क्या यूज करता है? अपना मॉइस्ट स्किन, जिसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. यस, क्या बोला जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. चलिए देखते हैं पहले हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में क्या लिखा गया है. तो पहली लाइन, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे, चलो व्हाइट यूज कर ले, व्हाइट यूज कर लेते हैं. हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूं, ये आपका, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया राम. ठीक है, ये राम जी है, इनका नाम राम है. चलो, अब उसने बोला कि पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल बनाया. ठीक है, उसने बोला अपर लिप, अपर लिप्स के अबव है, तो ये यहाँ पे हो गया अपर लिप इसका, ये इसके अबव है. ठीक है, ये आपका हो गया नॉस्ट्रिल. ठीक है, इट लीड्स टू नेजल चेम्बर. इट लीड्स टू कहां पे? नेजल चेम्बर थ्रू द नेजल पैसेज. तो ये ऐसा जाएगा, है ना, ये हो गया आपका नेजल पैसेज. नेजल कैविटी दिखते हैं इसको, नेजल कैविटी लिख देंगे, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है. चलिए आगे, द नेजल चेम्बर्स ओपन्स इनटू फेरिंग्स. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? फेरिंग्स. यहां से आपका क्या आ रहा है? ओरल कैविटी आ रहा है. ठीक है, ये आपका माउथ, ये आपका ओरल कैविटी. यहां पे हम आ गए फेरिंग्स पे. अब फेरिंग्स में क्या बोलता है? ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दोनों यहाँ पे एक कॉमन पैसेज बनाते हैं. एक कॉमन पैसेज होता है किस किस के लिए? फूड और एयर के लिए पैसेज. ठीक है, फेरिंग्स की बात की जा रही है. चलिए आगे देखते हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हो गया, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया. ठीक है, किसमें? ट्रेकिया में खुलता है. अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रेकिया होगा. क्या होगा? ट्रेकिया. चलिए आगे क्या है? लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे साउंड बॉक्स. ठीक है, यस.
ट्रेकिया नीचे आएगा, इसके ट्रेकिया नीचे आएगा, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। तो जो भी वॉइस प्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके लैरिंग्स की वजह से। चलिए यहाँ पे अब इसका स्ट्रक्चर भी मैं डिटेल में बता सकती हूँ, बट इतना हम लोग नहीं डीप में जाएंगे बिकॉज वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए ट्रेकिया यहाँ पे हो गया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, तो जैसे मैंने बताया एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है which helps in sound production and hence called the sound box। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, बिकॉज वहां से वॉइस प्रोडक्शन होता है। During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap। ठीक है, अब क्या है, ग्लोटिस को क्या बोलते हैं हम, ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ द आपका विंड पाइप, विंड पाइप क्या है आपका, ट्रेकिया है, तो ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड द ग्लोटिस। बट क्या होता है जब आप स्वेलो करते हो फूड को, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो वो क्या करता है, उस फ्लैप को, फ्लैप ऐसे गिर जाता है और कवर कर देता है विंड पाइप को, ताकि क्या हो, ताकि जो भी फूड है, ताकि वो क्या कर सकते, प्रिवेंट कर सके एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। जैसे यहाँ पे लिखा होगा फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ताकि आपने कभी देखा है जब आप खाना खाते हो और फिर अचानक से आपको ऐसा ऐसा मतलब खांसी आता है और फिर आपको पता, फिर सब लोग ऐसे पैट करते हैं आपके बैक पे, बोलते हैं अरे वो लग गया, धसका लग गया, तो वो वही होता है, आपका जो फूड होता है वो विंड पाइप में एंटर कर जाता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि आपका फ्लैप जो है वो टाइम पे नहीं हो पाया या फिर कवर नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, फूड आपकी ट्रैकिया में अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो यही रीजन है, आपका जो फ्लैप है वो आपको याद रखना है, दैट इज एपिग्लोटिस, जो कवर करता है एंड जिसकी वजह से जो फूड होता है वो विंड पाइप के अंदर एंटर नहीं करता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द larynx। Trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity। ठीक है, जो ट्रैकिया है आपका, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, वो एक स्ट्रेट ट्यूब है और कहां तक जाता है, yes, extending up to mid thoracic cavity, extending through mid thoracic cavity। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रैकिया कहां तक एक्सटेंड करता है, that is mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra। ठीक है, कहां पे, फिफ्थ thoracic vertebra पे आपका जो है ट्रैकिया डिवाइड करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चीज याद रखनी है, दैट इज, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, देखते हैं यहाँ पे अगर बन जाएगा, किस, लेट्स सी। तो आपका ट्रेकिया था, आई गेस ये विजिबल है, विजिबल है, ये दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा। ये हो गया आपका ट्रेकिया, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे इसने डिवाइड किया। ठीक है, फिफ्थ, ठीक है, किस में डिवाइड किया इसने, यहां पे आपको दिया गया है, किस में डिवाइड किया, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो यहां पे हम आ जाते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ठीक है, इसमें डिवाइड किया, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, अब क्या आएगा, यहां पे देखते हैं, यहां पे प्राइमरी ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। अब देखो यहां पे देखते हैं, यहां पे हम लोग बना रहे थे, तो ये तो हो गया प्राइमरी, फिर यहां पे जाएगा, ये बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, यस, क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये बनाएगा टर्शरी, टर्शरी ब्रोंकाई।
ठीक है। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे लेफ्ट की बात हो रही है, ऐसे ही सेम राइट साइड में भी होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आ गया टर्शरी ब्रोंकाई, एंड फिर क्या बनाएगा, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इनटू वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ गया टर्शरी ब्रोंकाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स क्या बनाएंगे, लास्ट में जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला चीज, ये वाला आपको समझ में आया, हाँ जी। आगे देखते हैं अब आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आ गए हम लोग। कहाँ पे, द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है जो ट्रैकिया है, फिर आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, देन सेकेंडरी टर्शरी एंड कुछ पार्ट जो आपके ब्रोंक्यूल्स के, वो कैसे, उस पे क्या है, सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब ये क्या करते हैं, वो उसको ना कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो आपने एक पाइप देखी होगी, आपने वॉशिंग मशीन की पाइप देखी होगी, एक दो टाइप की पाइप होती है। एक तो पाइप होती है जिसमें ऐसे रिंग्स बने होते हैं, जो वॉशिंग मशीन वाली पाइप होती है वो अगर आपने देखी होगी तो उसमें ऐसे रिंग्स बने होते हैं। ऐसे ही रिंग आपके ट्रैकिया पे होते हैं, बट वो इनकम्प्लीट होते हैं, पीछे के साइड नहीं होते, आपके आगे के साइड होते हैं, तो वो कोलैप्स होने से उसको बचाते हैं। तो जैसे अगर आप जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको वॉशिंग मशीन वाली पाइप की, और एक होती है पतली वाली पाइप जो सिंपल होती है, उसपे कोई रिंग्स नहीं होते। तो आप अगर जिसमें से वाटर जाएगा, कौन सा वाला ज्यादा हार्ड होगा, वो वॉशिंग मशीन वाला ना, क्योंकि उस पर रिंग वाला स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, तो वो क्या करता है, कोलैप्स होने से बचाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो रिंग्स प्रेजेंट है, वो जो भी एयर जाएगी ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए, इसी वजह से वो उसको प्रिवेंट करती है। इसी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं आपके ट्रैकिया पे। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। यहाँ पे अब आता है alveoli। तो आपका जो ब्रोंक्यूल्स था, तो यहाँ पे अगर मैं ब्रोंक्यूल्स की बात करूँ, सपोज यहाँ पे अगर ये ब्रोंक्यूल्स था, तो ये एक ऐसे थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर और वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी alveoli, दैट इज कॉल्ड दी alveoli। तो ये आपका alveoli होगा, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ये क्या है, alveoli क्या है आपका, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। यस, क्लियर। चलिए यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, क्या देंगे आपको, irregular thin wall and vascularized bag like structure which is called the alveoli, the branching network of bronchi, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, ठीक है। तो अगर लंग्स की बात करें तो क्या क्या इसमें है, क्या क्या है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, जो कि आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, फिर आपके ब्रोंक्यूल्स आ गए, फिर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गए, फिर उसके बाद एल्वियोलाई आ गया। ये सब क्या बनाते हैं, आपका लंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर डायग्राम होगा एक, यस, ये वाला डायग्राम, तो ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये यहाँ पे आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये बनेगा आपका सेकेंडरी बन जाएगा, फिर टर्शरी आके ब्रोंक्यूल्स, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गए, एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड दी एल्वियोलाई। ये देखो, ठीक है, ये वाले वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स है, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, अब आते हैं, वी हैव 2 लंग्स, ठीक है, 2 लंग्स है हमारे पास, which are covered by a double layered pleura, ठीक है। तो अगर आप लंग्स की कवरिंग की बात करो तो उसको हम बोलते हैं प्लूरा विद द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। एक तो हमारे पास 2 लेयर्स है, ठीक है, एक हो गया पैराइटल प्लूरा एंड दूसरा हो गया विसरल प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, उसके अंदर एक फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, है ना। क्या बोला जाता है उसको, प्लूरल फ्लूइड। एंड इसका क्या काम होता है, ये फ्लूइड क्यों प्रेजेंट है, ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग, ठीक है। अगर मैं आउटर प्लूरल
प्लूरल वॉल की बात करूंगी तो किसके क्लोज कॉन्टैक्ट है आपके थोरैसिक लाइनिंग, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। यस, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द विसरल प्लूरा इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। तो यहाँ पे दो लेयर्स की बात करी थी, कौन कौन सी, एक तो पैराइटल प्लूरा एंड दूसरा था विसरल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा जो है वो किसके कांटेक्ट में है, आपके थोरैसिक लाइनिंग के, एंड जो आपका इनर है दैट इज द विसरल प्लूरा, वो किसके क्लोज कांटेक्ट है, आपके लंग सरफेस के, किसके, यस, लंग सरफेस के। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस डायग्राम पे आते हैं, तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, नोज से स्टार्ट किया था। नोज से लेकर आपके ब्रोंक्यूल्स तक, आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ पे मैं एक ऐसे अगर कुछ बनाऊं डायग्राम तो यस, चलिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आपका नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है, ये आपका कंडक्टिंग पार्ट है। आपका क्या है, ये कंडक्टिंग पार्ट। अब इसके बाद alveoli एंड डक्ट्स, ये क्या है आपका एक्सचेंज पार्ट। यहाँ पे जो असली काम है, जो रियल काम यहाँ पे है, वो यहाँ पे हो रहा है, जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये क्या है आपका एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पार्ट। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, यही बताया गया उस लाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, exchange part or the respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli. तो जो conducting part है, नोज से लेकर आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है, उसका क्या मेन फंक्शन है, वो क्या करते हैं, आपको जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है उसको कंडक्ट करवाता है और पहुंचाता है आपके एल्वेलाई तक। ये तो आपका काम हो गया कंडक्टिंग पार्ट का। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट पे। तो और क्या क्या फंक्शन है, इसके अलावा भी और क्या क्या फंक्शन है आपकी कंडक्टिंग पार्ट का। ये पहली बात तो है कि वो क्या कहते हैं, एयर तो पहुंचाता है, एयर तो कंडक्ट करवाता ही है, बाकी उसके साथ साथ क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, आपके जो नोज में छोटे छोटे ना लाइनिंग्स है, ठीक है, हेयर है, वो क्या करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। तो ये भी एक मेन काम है आपके कंडक्टिंग पार्ट का। ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो आपकी जो भी एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो आपकी बॉडी टेम्परेचर तक भी लाते हैं। दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ आपके कंडक्टिंग पार्ट का। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट की बात कर रहे हैं, जो एल्वेलाई एंड डक्ट्स वाला पार्ट है, वहां पे क्या होता है, एक्चुअल काम होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसके बीच में, एल्वेलाई और आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर आपका कहाँ पे, एल्वेलाई में, ब्लड वहां पे पल्मोनरी कैपिलरीज में आपको मिलेगा, वहां से एक्सचेंज होगा आपके गैसेस का। तो ये काम हो गया आपके किसके, एक्सचेंज पार्ट का। यस, एक्सचेंज पार्ट का। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम जरा एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे लंग्स है, लंग्स कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे रखा हुआ है आपकी बॉडी में। द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चेम्बर।
ठीक है, थोरैसिक चेम्बर। तो आपको अगर पता हो तो पहले ये वाला जो पार्ट है दैट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड थोरैसिक, इसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज एब्डोमिनल, इसके नीचे वाला पार्ट है दैट इज पेल्विक कैविटी। तो आपका जो लंग्स है वो थोरैसिक चेम्बर में है, थोरैसिक चेम्बर व्हिच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चेम्बर। जो आपका लंग्स है ना, जहां पे रखा गया है, जहां पे प्रेजेंट है, वो एक एयर टाइट चेम्बर है। अब एयर टाइट चेम्बर क्यों बोला जा रहा है उसको, मतलब ऐसा क्या हो गया कि उसको बिल्कुल ही एयर टाइट बना दिया है? तो उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है पहले तो देखते हैं कि एयर टाइट कैसे है और क्या रीजन है उसका। ठीक है, द थोरैसिक चेम्बर इज फॉर्म डॉर्सली, डॉर्सली मतलब बैक साइड, बैक साइड की अगर मैं बात करूं बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अगर डॉर्सली में बात करूं तो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। अगर मैं वेंट्रली आगे की साइड बात करूं, आगे की साइड क्या है आपका, स्टर्नम। ठीक है, तो आगे की साइड से स्टर्नम है, पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स, साइड से, लेटरली कहां से, रिब्स है उसके बीच में फंसा हुआ है आपका लंग। फिर एंड ऑन द लोअर साइड, नीचे से क्या है, मेन रेस्पिरेटरी चीफ मसल्स, रेस्पिरेशन के कौन क्या है, डायाफ्राम। तो बाय द डोम शेप्ड डायाफ्राम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं आपके लिए इसका, तो आपका ये लंग्स हो गया, ऐसे बना रही हूं, देखो जज मत करना, ऐसे बनाया, जज मत करना। ठीक है, तो अगर मैं आगे की बात करूं, वेंट्रली बात करूं, तो यहाँ पे आपका है स्टर्नम। ठीक है, ये है स्टर्नम। पीछे की साइड क्या है, पीछे की साइड है आपका वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली। लेटरली क्या है, लेटरली है आपका रिब्स। ठीक है, लेटरली आपका है रिब्स, यहाँ पे रिब्स हैं दोनों साइड, ये भी रिब्स है। एंड नीचे से क्या है, ये डोम शेप्ड आपका मसल विच इज कॉल्ड द डायाफ्राम। क्या बोला जाता है, डायाफ्राम। क्लियर? तो ऐसा जो लोकेशन है ये क्या बनाता है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एयर टाइट, एयर टाइट चेम्बर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs. ठीक है, अब ये एयर टाइट चेम्बर तो है, तो इसकी वजह से अगर कोई भी चेंज आएगा, कोई भी चेंज आएगा वॉल्यूम में, तो जिसकी वजह से आप में आपकी थोरैसिक कैविटी में रिफ्लेक्ट होगा एंड साथ ही साथ लंग्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, यहाँ पे आ गया कैविटी। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, ये अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऐसे ही ऑल्टर नहीं कर सकते हो पल्मोनरी वॉल्यूम को, तो इसी वजह से इसका लोकेशन ही, एनाटॉमिकल लोकेशन ही ऐसा रखा गया है ताकि इजिली आप उसके पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर कर सको। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है रेस्पिरेशन के, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले स्टेप के बारे में देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। क्या बोला गया है, ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया कि जो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आती है, मतलब अंदर कंडक्शन होता है एयर का, एंड CO2 जो है, CO2 वो क्या होता है, रिलीज आउट। तो ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा हो गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपके एल्विलाई तक तो आ गया, अब वहां से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन किसका होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, डिपेंडिंग ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस। इस पर डिपेंड करेगा कि डिफ्यूजन कैसे होगा ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फिर अगर डिफ्यूजन हो गया
तो पहले ये हार्ट पे जाएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये थ्रू सिस्टेमिक कैपिलरीज कहाँ पे जाएगा, नॉट सिस्टेमिक कैपिलरीज, आपके हार्ट से कहाँ पे जाएगा, आपके हार्ट से जाएगा सेल्स में वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, क्योंकि वहां पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म की वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, फिर उसी के बेसिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बेसिस पे एक्सचेंज होगा अगेन, फिर अगेन जो ब्लड है दोबारा से वो वापस आ जाएगा। तो ये वाला हो गया ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। चौथा हो गया डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ये मैंने बता दिया कि ब्लड जो है ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होगा। फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन दिस चैप्टर 12। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स जो आपकी बात करी थी स्टार्टिंग में, कौन कौन से ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से CO2 जो है रिलीज होगा एंड फिर CO2 को बाहर निकाला जाएगा। हाँ जी, तो ये पूरा रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। आप ये स्टेप्स जो है आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस, जो कवर करता है किसको, ग्लोटिस को। कब, जब हम खाना स्वेलो करते हैं। फिर आता है लेरिंग्स, ये आपका लैरिंग्स हो गया। फिर ट्रैकिया, ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। दीज आर इनकम्प्लीट नॉट कंप्लीट रिंग्स, पूरे नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। तो दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या टर्मिनेट हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्ट में आपका जो स्ट्रक्चर आएगा दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होगा। देखो ये आपका हो गया पेराइटल, एक मिनट, हाँ जी, ये आपका हो गया पेराइटल, एंड ये वाला जो लेयर है दैट इज विसरल। एंड इसके बीच में जो है, इसके बीच में एक कैविटी है जिसको हम बोलेंगे प्लूरल कैविटी, इसको बोलेंगे हम प्लूरल कैविटी, ठीक है। प्लूरल कैविटी के इसमें प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होगा जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए अब ये आपका ब्रोंकियोल हो गया, जैसे कि आपको बताया था। ये वाला जो मसल है, दिस डोम शेप मसल, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। ये इंस्पिरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायाफ्राम, तो इसको हम लोग अभी बाद में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये आपका लंग हो गया, फिर कट एंड ऑफ रिब हो गया, एंड ये ब्रोंकस हो गया। तो ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यस, ये क्लियर हो गया, हाँ जी, ये पूरा क्लियर है। यहाँ बीच में आपको छोटू सा दिल दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये उसका लोकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो चलिए, मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, जैसे मैंने आपको बताया था 2 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब एयर को अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब एयर को बाहर छोड़ना, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जो एटमॉस्फेरिक एयर है आप उसको अंदर ले रहे हो। एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर, एल्वियोलाई में जो एयर है इज रिलीज्ड आउट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू
and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. देखो अब जो एयर है, अब जो एटमॉस्फेरिक एयर है और हमारी बॉडी है, अब जो एयर है वो अपने आप तो हमारी बॉडी में नहीं आ जाएगी ना, हमें कुछ ना कुछ प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो है एयर हमारी बॉडी में एंटर करे। तो वही प्रेशर ग्रेडियंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है ताकि एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ सके। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे अगर अंदर आ रही है तो हम लोग बोलेंगे इंस्पिरेशन, बाहर जाएगी तो एक्सपिरेशन। ये काम कैसे होगा? आपको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, ठीक है, विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो प्रेशर आपके लंग्स में है उसको पहली बात तो क्या बोला जाता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो अगर इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन में अंदर आ रही है, ठीक है, एयर जो है अंदर आ रही है बाहर से, तो कैसे आएगी? एयर कहां से मूव करती है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, राइट। तो अगर हमें एयर को अंदर लाना होगा तो हमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, तभी एयर जो है वो अंदर की साइड आएगी, है ना। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम करना पड़ेगा, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर कम होगा, एयर एटमॉस्फेरिक एयर में जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एयर जो है अंदर आएगी। अब एक्सपिरेशन में क्या होगा? एक्सपिरेशन में उल्टा होगा, जो लंग्स है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई होगा एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से जो आपकी एयर है वो कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी, ठीक है, यस। तो सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर, ठीक है, हायर है, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अब ये कैसे जनरेट होता है, ये प्रेशर डिफरेंस कैसे आप जनरेट कर सकते हो, तो वैसे ही कौन कौन सी मसल्स, एक तो हो गया पहला डायाफ्राम और उसके अलावा भी बहुत सारी मसल्स जैसे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड बहुत सारी एसेसरी मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं जो ये प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करती हैं, ठीक है, यस। आगे देखते हैं, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन की बात करते हैं, मतलब हम लोग अब एयर अंदर की साइड ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला जो स्टेप है इंस्पिरेशन में, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। जो आपका चीफ मसल है, जो चीफ मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज डायाफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होगा विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर। अब आपका अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी वजह से क्या होगा? आपका थोरैसिक चेम्बर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, थोरैसिक चेम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। किसमें? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका थोरैसिक चेम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स। देखो अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करती हूँ, इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो दो मसल्स इन्वॉल्व होती है। द फर्स्ट मसल्स जो है जिसकी बात करें दैट इज द डायाफ्राम, एंड दूसरी जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं आपके इंस्पिरेशन में। तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने क्या किया? उसने थोरैसिक चेम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज किया इन एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। अब इसके साथ साथ ही आपकी कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी? यस, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड लिफ्ट करेगी आपके रिब्स को, ठीक है, लिफ्ट करेगी आपके रिब्स को, sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber, जिसकी वजह से क्या होगा? रिब्स आपका लिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज होगा। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। The overall increase in the thoracic volume cause a similar increase in the pulmonary volume, ठीक है। अब thoracic volume increase हो गया, जब आप
इंस्पायर करते हो तो देखा है ना आपने, आपका थोरैसिक चेम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। आपने पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्टर कर दिया है, अभी जो यहाँ पे प्रेशर है वो लेस है, कहाँ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो आपने वो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, वो प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब एयर को अंदर आना ही पड़ेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, and increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure। जैसे मैंने आपको बताया pulmonary volume increase किया तो जिसकी वजह से lungs में intrapulmonary pressure decrease होगा to less than atmospheric pressure। अब less than atmospheric pressure होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, which forces the air from outside to move into the lungs। तो देखो हो गया इंस्पिरेशन का प्रोसेस। क्या क्या किया है आपने, सबसे पहले तो आपने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो थोरैसिक चेम्बर था उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। कौन से, किसमें, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका जो है थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कौन सी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, यस, उसकी वजह से आपके रिब्स लिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से अगेन आपका पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो डिक्रीज होगा। उसके डिक्रीज होने की वजह से अब वो क्या है, वो प्रेशर क्या है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर जो है वो एंटर कर जाएगी इनसाइड द लंग्स, मूव इनटू द लंग्स। तो ये हो गया आपका इंस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इंस्पिरेशन। अब हम आते हैं एक्सपिरेशन पे, अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सपिरेशन पे। तो सबसे पहले relaxation of diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume. This leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, एक्सपिरेशन, ठीक है। अब हम एक्सपिरेशन की बात करते हैं। तो एक्सपिरेशन, सो एक चीज आपको जान लेनी है, जो आपका इंस्पिरेशन है वो आपका एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है, बट आपका एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। पैसिव प्रोसेस मतलब रिलैक्सेशन हुआ, पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था आपका डायाफ्राम, अब आपका जैसे ही डायाफ्राम रिलैक्स करेगा उसके रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, आपका थोरैसिक वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ था वो कम हो जाएगा, ठीक है, कम होगा, जिसकी वजह से आपका पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ये इंक्रीज होगा, ये ज्यादा होगा किससे, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अब आपने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, अब क्या करेगी, एयर जो है वो, जो एयर है वो क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे आउट इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से आपका एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है एंड इट्स अ पैसिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इट इज ड्यू टू द रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स। तो आपके जो लंग्स है उसको दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आना होता है, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल ऑफ लंग्स। तो वो वापस आएगा, तो वो एक पैसिव प्रोसेस ही है। सपोज अगर आपने रबर को स्ट्रेच किया, ठीक है, रबर को स्ट्रेच किया तो अगेन वो अपनी पोजीशन को रिगेन करता है। तो ऐसे ही लंग्स भी होते हैं, लंग्स जैसे ही बढ़ते हैं अपने साइज में, फिर वो दोबारा से अपने पोजीशन पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइलिंग ऑफ द लंग। ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो आपका एक्सपिरेशन भी पैसिव प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ और मसल्स होती हैं, कुछ और मसल्स भी इन्वॉल्व होती है आपके इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस में, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी मसल्स। तो अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो या फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हो जबरदस्ती, जैसे आप एक नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हो, बट एक आपका फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता है और एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, तो उसमें उस टाइम पे ये मसल्स आपको काम आती हैं, जो जिसको हम बोलते हैं एसेसरी मसल्स। फॉर एग्जाम्पल स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स हो गए, ये आपका वन ऑफ द एसेसरी मसल्स है, ठीक है। तो ऐसे ही वो आपको काम देते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन
with the help of additional muscles जिसको हम बोलते हैं accessory muscles in the abdomen. On an average a healthy human breathes about 12 to 16 times minute. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. रेस्पिरेशन रेट, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस. तो आई होप ये पूरा आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा, है ना. पता चल गया ना इंस्पिरेशन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, और एक्सपिरेशन कैसे होता है. तो यहाँ पे एक बार हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं, एक बार. चलिए, जो ये ऊपर वाला डायग्राम है, ये ऊपर वाला डायग्राम आपका इंस्पिरेशन का है. देखो, तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. एंड रिब्स एंड स्टर्नम जो है वो रेस मतलब बढ़ रहे हैं, मतलब लिफ्ट हो गए, बढ़ नहीं रहे, लिफ्ट हो गए, और जिसकी वजह से एयर जो है एंटर कर रही है. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो क्या क्या लिखूंगी. तो एक बार मैं प्रोसेस अगर मैं बात करूं इंस्पिरेशन के प्रोसेस की, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका, आपके चलिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यस आपका थोरैसिक वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेम्बर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. इंक्रीज हो गया. अब इसके बाद किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है. अच्छा, लिफ्ट हो गए तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है. पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. अब इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. इंट्रा प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होगा, अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, कम है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से आपका जो एयर है वो किस किस कहाँ पे आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा, ठीक है. लंग्स में आ जाएगा. तो ये बात क्लियर है, इंस्पिरेशन वाला प्रोसेस क्लियर है. हाँ जी, चलो अब एक्सपिरेशन पे आता है डायग्राम पे. तो यहाँ पे डायफ्राम ने क्या किया, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक डिक्रीज. यहाँ पे रिब्स एंड स्टर्नम जो है अपने पोजीशन पे दोबारा वापस आ गए, एंड इसकी वजह से एयर क्या करेगी, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है. चलिए, ये प्रोसेस क्लियर हो गया. चलो अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज पे. इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे. तो एक बार इसके ना वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं. तो पहले वाले अगर हम वॉल्यूम की बात करें, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है. टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो उस टाइम पे जो आप इंस्पायर कर रहे हो और एक्सपायर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है. वेरी सिंपल. इट इज अप्रॉक्स 500 ml. कितना होता है, 500 ml. A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. Yes, ठीक है. तो ये आपका हो गया टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. चलिए अब हम आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, additional volume of air a person can inspire by a forcible
इंस्पिरेशन या फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम पे आप कौन सी एडिशनल वॉल्यूम आप एयर को इनहेल कर रहे हो, दैट इज इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एंड दिस इज एवरेज 2500 to 3000 ml, ठीक है, आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम आते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या बोलते हैं? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। एडिशनल, नॉर्मल तो ठीक है, बट एडिशनल additional volume of air a person can expire by a forcible expiration. This average is 1000 to 1100 ml, आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है। फिर हम आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यस, दिस एवरेज इज 1100 ml to 1200 ml. By adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in a clinical diagnosis. तो अब हम आते हैं कैपेसिटी पे। कैपेसिटी इज बेसिकली एडिशनल ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन प्लस दिस इंक्लूड्स द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना था? 500 है ना। 500 टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको क्या देगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यस, ये क्लियर है, ये बात इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्लियर है। अब हम आते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पे। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर after a normal inspiration. This includes tidal volume and expiratory reserve volume. So tidal volume plus expiratory reserve volume आपका क्या दे देगा? expiratory capacity. Yes, okay. फिर आते हैं हम तीसरे पे, that is functional residual capacity. Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. This include आपका क्या? expiratory reserve volume and reserve volume. ये क्लियर है? यस। चलो वाइटल कैपेसिटी पे आते हैं। वाइटल कैपेसिटी, इसकी ना आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको कैपेसिटीज में वो वैल्यू ऐड कर देनी है, तो आपको एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। फिर आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. This includes ERV, TV and IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. फिर आते हैं हम total lung capacity, that is called the TLC, total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. This includes RV, ERV, TV and IRV और vital capacity plus residual capacity. सब सारी वैल्यूज का सम, सारे वॉल्यूम का सम का आपको क्या देगा? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया, आपको याद करनी है एंड इसकी वैल्यूज आपको सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं किस पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, ठीक है। किस पे आते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहली बात तो एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? आपके एल्विलाई में, ठीक है। वहां पे देखते हैं कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एल्विलाई है वो एक प्राइमरी साइट है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। ब्लड और टिश्यू के बीच में भी एक्सचेंज होता है। Oxygen and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure concentration gradient. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी एक्सचेंज है, जो भी गैशियस एक्सचेंज है, वो किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन। जो भी डिफरेंस होता है प्रेशर ग्रेडियंट में और प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन में, उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. जैसे मैंने बोला कि डिफ्यूजन के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स है? तो यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए गए हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, बट यहाँ पे दो फैक्टर्स की बात करी गई है। एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी, जितना ज्यादा गैस
सॉल्युबल हो जाएगा उतनी ही ज्यादा जल्दी वो डिफ्यूजन करेगा, ठीक है, उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। सो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस मतलब अगर जो थिकनेस है, अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, तो आपका डिफ्यूजन कितना होगा, कम होगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर थिकनेस जो है वो कम है तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या है, इफेक्ट करते हैं आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, यस। तो ये आई थिंक एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे जो मैंने बात करी है। अब हम आते हैं इस वाले पे, दूसरे पैराग्राफ पे, दैट इज प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। देखो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास CO2 प्लस O2 है, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, इन दोनों का मेरे पास मिक्सचर है, ठीक है, यस। अब क्या होगा, CO2 का प्रेशर, जो प्रेशर CO2 कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसमें इस मिक्सचर में ऑक्सीजन की बात करूं तो जो प्रेशर ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई और भी गैस होता तो हम लोग उसको भी ऐड कर देते और बोलते पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस एक्स गैस। मैंने दूसरे गैस को एक्स नाम दे दिया। तो ऐसे ही एक गैस, एक मिक्सचर है, उसमें अगर एक गैस जितना सपोज अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कितना ज्यादा वो प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी गैस हो सकती है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। is represented by partial pressure of oxygen for oxygen। ऑक्सीजन के लिए जैसे मैंने बताया यहाँ पे partial pressure of oxygen बोला जाएगा and PCO2 is for carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2। partial pressure of these two gases in the atmospheric air and two sites of diffusion are given in table 14.1 and in the figure the data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues। तो ये वाला टेबल पे हम लोग बाद में आएंगे। हाँ जी, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जिसको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जितने भी नीट 2025 एस्पिरेंट्स हैं और जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा सरप्राइज है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है और आप इन सारे एजुकेटर्स से जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाते हैं, इन एजुकेटर्स से, इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स से पढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कितने में, जस्ट 5499 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। एंड आपको इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको 600 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपका कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। और क्या है, इंग्लिश में है। तो जो भी बच्चे खरीदना चाहते हैं या फिर जो भी बच्चे इन टॉप एजुकेटर्स से, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ये सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर, ये आपका एल्विलाई है, एल्वियोलस, यहाँ पे एक का लिखा हुआ है तो एल्वियोलस। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 104 mmHg, ठीक है। यहाँ पे CO2 का क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज यहाँ पे है, ठीक है। तो
देखा जाए तो हमें क्या डिफ्यूजन करवाना है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, तो क्या वो ज्यादा होगा या कम होगा? आपको ये आइडिया लग गया यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है 104, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 40, ठीक है 40 mmHg। तो अगर मुझे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करवाना होगा तो यहाँ पे जो कैपिलरीज पल्मोनरी कैपिलरीज है यहाँ पे उसका क्या होगा, प्रेशर हाई होगा या लो होगा? लो होगा। क्यों लो होगा? तभी तो गैस मूव करेगी फ्रॉम हायर टू द लोअर। तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है वो कम होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये डिफ्यूज कर गई। चलिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे आ गया, अब ये पल्मोनरी वीन से ये कहाँ जाएगी, हार्ट में। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। चलो अब यहां तक ब्लड आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, इसमें जो आपको ब्लड दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये, फिर जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इस साइड में जाएगा और आपके किसमें, सिस्टेमिक आर्टरीज में ये जाएगा, जो क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्या कैरी कर रहा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सिस्टेमिक आर्टरीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है 95 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 40 mmHg। अब ये चीज कहाँ पे आ गए, आपके बॉडी टिश्यूज में। कहाँ पे आ गए ये, बॉडी टिश्यू में। अब हमारे टिश्यूज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे तो 95 mmHg है, ठीक है 95 mmHg है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन को टिश्यू सेल्स में डिफ्यूज कराना होगा तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, हाई होगा या लो होगा, डेफिनेटली लो होगा, तभी तो डिफ्यूज करेगी ऑक्सीजन सेल्स में, है ना, तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी टिश्यूज में। तो यहाँ पे आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। कम तो वैसे भी होगा क्योंकि यहाँ पे सारी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, जितनी भी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है आपके टिश्यूज में हो रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन की जरूरत होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा, PCO2 ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे PCO2 कम होगा। अगर ये 40 mmHg है तो इससे भी ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इधर जाएगी, यस। तो ये वाला जो ब्लड है आपका क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg एंड इस ब्लड को हम बोल रहे हैं, ये कौन कैरी कर रहा है, सिस्टेमिक वीन, एंड ये क्या कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से ब्लड जाएगा, फिर अगेन ये आपका राइट एट्रियम हो गया, एंड ये वाला आपका हो गया राइट वेंट्रिकल। ब्लड यहां से जाएगा, पहले राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहां से पल्मोनरी आर्टरी में दोबारा से इस साइड जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलस। तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा एल्वियोलस में, ठीक है, और यहाँ से फिर ये रिलीज आउट हो जाएगा, इसको रिलीज कर देंगे एक्सपायर्ड एयर, यहाँ पे देख रहे हो एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये डायग्राम क्लियर हुआ कि कैसे एक्सचेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। यस, ये क्लियर हो गया, यस
चलो आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहां पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, therefore from tissue to blood and blood to alveoli, as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher as compared to that of the oxygen. तो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे, है ना, वहां पे बताए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और फिर आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात की जा रही है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो उसका डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। यहाँ पे मैंने थिकनेस की बात करी तो यहाँ पे इन्होंने 3 लेयर्स की बात की हुई है कि 3 लेयर्स होती हैं आपके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। जो पहली लेयर होती है, जो आपकी पहली लेयर होती है, दैट इज दिस वन। ये वाली जो लेयर है, जो ये वाली आपको लेयर दिख रही है, दिस लेयर इज स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल। क्या है? स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल, और ये 1 सेल थिक लेयर है। ठीक है, पहली लेयर है ये आपकी। दूसरी लेयर क्या है? दूसरी लेयर नेमली थिन स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, the endothelium of alveolar capillaries and the basement substance composed of a thin basement। तो ये वाली जो है, ये वाली आपकी बेसमेंट सब्सटेंस है। क्या है? दूसरी लेयर। और तीसरी लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी तीसरी लेयर, दैट इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्या है? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। यस, तो ये क्या करते हैं? तीनों आपकी लेयर बनाती हैं, तीनों लेयर्स मिलके आपकी एल्वुलर मेम्ब्रेन बनाती हैं। अब एक बार देख लेते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वोमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन surrounding the single layer of endothelial cells of capillaries in between them. However, its total thickness is much less than a millimeter. Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissues and that of the CO2 from tissue to alveoli। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीनों लेयर्स किसकी? एल्वुलर मेम्ब्रेन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, सबसे पहले ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक ही मीडियम है, दैट इज द ब्लड, जिसके थ्रू आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। अबाउट 97% जो आपका ऑक्सीजन है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 90% जो है, 90% ऑक्सीजन जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? आरबीसी। यस, ठीक है। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। तो 3% जो आपका ऑक्सीजन है वो किसमें जाता है? आपके प्लाज्मा में। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC। ये तो हो गया आपके ऑक्सीजन का। अब हम बात करें CO2 की। CO2 में क्या है? CO2 में 20 to 25% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? आरबीसी से ही। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद whereas 70% of it carried out as bicarbonate, 70% जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। एंड लास्ट में about 7% of CO2 is carried in a dissolve। तो 7% आपका
डिसॉल्व फॉर्म में जाता है। ये हो गया आपका CO2 का, ठीक है, ये आपका हो गया CO2 का। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करने वाले हैं। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो जैसे कि सबको पता है आरबीसी में क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो आंसर इज 4, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को आपका एक हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करते हैं एंड बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इनकी जो बाइंडिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। यस, किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वाला आपका है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये क्या है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, हमारे एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसमें है, mmHg। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, यहाँ पे y एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन यहाँ पे बताया गया है। तो यस, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही आपका परसेंटेज सैचुरेशन भी बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है आपको ये कर्व, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड। इसको क्या बोला जाता है, सिग्मोइड। तो यहाँ पे जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है वैसे वैसे ही आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें भी ये चीज ऑल्टर हो सकता है, ये जो कर्व है ये शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स राइट, एक मिनट, टुवर्ड्स राइट, ठीक है, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये ऑल्टर कर सकता है, जैसे कि ये तो नॉर्मल कर्व हो गया आपका, ये वाला जो है आपका नॉर्मल हो गया, एंड ये वाला जो आपका कर्व है ये आपका राइट, एंड ये वाला जो है ये लेफ्ट, ठीक है। अब ये जो कर्व है ये राइट शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या हो गया मतलब, यस, अनलोडिंग ऑफ या फिर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट कर रहे हैं दोनों कर्व, मतलब नॉट कर्व, डिसोसिएट कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। अगर ये कर्व आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है तो मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ आपके किसका, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का। तो ये चीज क्लियर है, यस, ये चीज क्लियर है। अब इसने बात की है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन with this binding a sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट किया है, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन हो गया, एंड इस कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, and is highly useful in studying the effect of factors like peak partial pressure of carbon dioxide, H plus concentration on binding of oxygen with the hemoglobin in the alveoli where they are
is high partial pressure of oxygen, low PCO2, lesser H plus concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. ठीक है, oxyhemoglobin. Whereas in the tissues where low PCO2, high PCO2 and high H plus concentration and higher temperature exists, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन. चलिए, तो ये वाली जो कंडीशन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, टिश्यू में जो कंडीशन है, जहां पे बोला कि लो PCO2 है आपका, सॉरी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, हाई PCO2 है, हायर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर है, एंड ये क्या करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं. तो ये क्या करते हैं, कर्व को राइट शिफ्ट करते हैं. ये सारी कंडीशंस जो है कर्व को राइट शिफ्ट करती है. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, तो क्या क्या है ऐसी कंडीशंस जो आपको कर्व के राइट तरफ शिफ्ट करेगी. तो इसमें क्या क्या है आपका, पहली बात तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाई टेम्परेचर, फिर आपका आ गया और क्या क्या है, हाई PCO2, हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, लो pH एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ये सारी कंडीशंस, ये सारी चीजें क्या करेंगी, कर्व को कहाँ शिफ्ट करेगी, राइट की तरफ. राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब डिसोसिएशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन का. और कौन सी कंडीशंस हैं जो कर्व को आपके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगी. तो आप इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो बिल्कुल. एंड ये वाला जो कंडीशन है ये कहाँ पे हो रहा है, आपके टिश्यू में. ठीक है, ये आपके टिश्यू में हो रहा है, एंड ये कहाँ पे होगा, एल्वेलाई में होगा. ये होगा आपके एल्वेलाई में. तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करूं, लेफ्ट शिफ्ट की, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस है. सबसे पहला तो PCO2 कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस होगा. फिर दूसरा टेम्परेचर लेस होगा, यस, टेम्परेचर कम होगा. फिर लो H प्लस होगा, हाई pH होगा. फिर उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा PCO2, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका जो कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट के साइड शिफ्ट हो रहा है. मतलब एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन जो आपके कहाँ पे होता है, एल्वेओलाई में. तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, यस, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे. किस पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 is carried out by hemoglobin as a carbaminohemoglobin. ठीक है, carbaminohemoglobin about 20 to 25%. This binding is related to the partial pressure of carbon dioxide, and oxygen is a major factor which could affect this binding. When the partial pressure of oxygen is high and partial pressure of oxygen is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occur, whereas when the partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high, as in the alveoli, क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्बामिनोहीमोग्लोबिन. उल्टा हो रहा है यहाँ पे. जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की हम लोगों ने बात करी थी, वहां पे लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी, यहाँ पे उल्टा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में. कहाँ पे, एल्वेलाई, और कहाँ पे आपके, यस, कहाँ पे, यस, एल्वेलाई और यहाँ पे टिश्यूज में. ठीक है, चलिए. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli, RBC containing a very high concentration of the enzyme. तो अगर मैं आपको ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं. ये आपका RBC है, बाइकॉनकेव. ठीक है, ये आपका RBC है. यस,
अब क्या बात की जा रही है, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, RBC contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydrase, and minute quantities of the same is present in plasma too. This enzyme facilitate the following reaction in both the direction. At the tissue site where the partial pressure of CO2 is high due to the catabolism, CO2 diffuses into blood and forms the HCO3. At the tissue where the partial pressure of carbon dioxide is high ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि वहां पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। ये क्या करेगा, ब्लड में डिफ्यूज करेगा एंड फॉर्म्स द HCO3 नेगेटिव एंड H+। तो ये वाला चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये ब्लड में कैसे, सपोज ये आपका RBC है, ठीक है, आपका CO2 है यहाँ पे, अब क्या करेगा ये CO2 प्लस H2O, ठीक है, गिव राइज टू H2CO3 किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, H2CO3। अब ये क्या करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस, किसमें, HCO3 प्लस, सॉरी HCO3 नेगेटिव एंड H+, ठीक है, HCO3 नेगेटिव एंड H+। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंटीपोटर होता है, यहाँ पे एक एंटीपोटर होता है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे यस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं H+ at the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceeds in the opposite, leading to the formation of CO2 and H2O. Thus, a CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released at the CO2 every 100। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो HCO3 नेगेटिव है, ये HCO3 नेगेटिव है, इसको हम लोग शिफ्ट करा देंगे और यहाँ से क्लोराइड को ले आएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, क्लोराइड को ले आएंगे एंड इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोला जाता है, क्लोराइड शिफ्ट, हाँ जी, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्लोराइड शिफ्ट। ये एक एंटीपोटर है। चलो अब ये जो H+ है ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और बाहर चला जाएगा। यस, तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा और इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमेना। क्या बोला जाता है इसको, हैमबर्गर फिनोमेना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द alveoli। क्लियर, यस, क्लियर हो गया ये चीज। चलिए ये क्लियर हो गया हैमबर्गर फिनोमेना या फिर क्लोराइड शिफ्ट। अब हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे, कैसे आप रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकते हो, क्या क्या सेंटर्स हैं और कैसे आप रिदम को आप ऑल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे वो जो ऑल्टरेशन है वो कैसे होता है, न्यूरल होता है। तो जो आपके सेंटर्स है आपके मेडुला में लोकेटेड है वो हेल्प करते हैं। कैसे क्या होता है देखते हैं जरा। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय अ न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट कहाँ पे, मेडुला में। तो अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहाँ पे लोकेटेड है तो आप बोलोगे मेडुला, ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए मेडुला में लोकेटेड है। ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम को ऑल्टर कर सकते हैं। इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द नीमोटेक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक और सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड द एपनियोस्टिक सेंटर। Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and therefore alter the respiratory rate। तो इनके जो ये सेंटर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, आपका ड्यूरेशन रिड्यूस कर सकते हैं और आपके रेस्पिरेटरी रेट को भी अफेक्ट कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 hydrogen ions। Increase in these substances can activate these centers and which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment. In the respiratory process by which these substances can be eliminated, receptors associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in
carbon dioxide and H plus concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant. तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है आपका सेंटर्स के बारे में, कौन कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है और कैसे ये आपके रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर कर सकते हैं. ठीक है, चलो अब हम आते हैं आपके लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. 3 डिसऑर्डर्स को हमें पढ़ना है जो आपकी तीनों एनसीईआरटी में दी गई हैं, वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहला है एजमा is a difficulty in breathing caused wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. So आपके जो bronchi है उसमें inflammation की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, मतलब ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं एजमा. देन वी हैव द एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज. सो यहाँ पे क्या हो गया, एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज. वन ऑफ द मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग. सो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसीमा हो सकता है. ये आपके एल्वियोलर वॉल को मतलब एल्वियोलर वॉल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेसेस डिक्रीज. फिर आते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. इसमें क्या है, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give rise to the inflammation leading to the fibrous and thus causing serious lung damage. Workers in such industry should wear protective mask. तो ये आपका हो गया occupational respiratory disorder. ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. पूरा चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है. अब इसके बाद आपको रिवीजन करना है. रिवीजन में भी क्या करना है, आपको एक बार आप एनसीईआरटी रीड करना है एंड देन इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस लगाइए. देखो, वन शॉट लेक्चर का मतलब है कि आप ऑलरेडी अपना डिटेल लेक्चर कर चुके हो, आप मेरे साथ सिर्फ रिविजन करने आए हो. मैं आपको इतना सारा चीज एक 1 शॉट या 2 घंटे में नहीं पढ़ा सकती हूँ. तो इसी वजह से पहले क्या करना है, आपको डिटेल लेक्चर्स लगाने, उसके बाद आप रिवीजन के लिए 1 शॉट लगाइए, है ना. यही आपका मेन मतलब स्ट्रैटेजी होना चाहिए. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपका भी एक तरीके से रिवीजन हो गया होगा इस चैप्टर का. अब आप जाके क्वेश्चंस लगा सकते हो या मॉक टेस्ट दे सकते हो. तो चलिए इसी बात पे सेशन को एंड करते हैं. आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल गाइस. आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को. ऐसे ही हम लोग 1 शॉट वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, आपके रिवीजन के लिए, ताकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो, जल्दी जल्दी आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाए. ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.